हेलो दोस्तों, बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपका हमारे और एक नई वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम HTTP के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे कि HTTP क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, कौन से कंपोनेंट्स HTTP के अंदर होते हैं। एज अ बैक एंड डेवलपर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और सिर्फ बैक एंड डेवलपर नहीं, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर भी हो तभी भी आपको HTTP के जो फंडामेंटल्स है वो पता होने चाहिए। आज का ये HTTP का पहला पार्ट होगा, पहला वीडियो होगा। इसके ऊपर मैं प्लान कर रहा हूँ कि और भी डीप डाइव वाले वीडियोस भी इसके ऊपर लेके आओ, बट कहीं ना कहीं हमें इसको शुरू करना पड़ेगा, इसलिए ये आज का वीडियो है। शुरू करते हैं। जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो आप HTTP के साथ में काम कर रहे होते हो। अभी आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो तो ये पॉसिबल हो पा रहा है HTTP की वजह से। यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट ओपन की है example.com। तो सबसे पहली चीज़ आप जो देखोगे यहाँ पे आप देखोगे HTTP और S इसके ऊपर लगा हुआ है। अब ये S क्या है, क्या ये HTTP नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर अभी के लिए हमें इतना समझना है कि HTTP है, इसकी वजह से ये जो वेबसाइट है ये हम देख पा रहे हैं। HTTP को समझने से पहले ना हमें एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये क्लासिक आर्किटेक्चर होता है। इसके अंदर क्या होता है, आपका क्लाइंट होता है, मतलब आपका ये ब्राउज़र हो सकता है या फिर मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है, और अपने पास एक सर्वर होता है जो Node.js का सर्वर, गोलैंग या फिर किसी भी लैंग्वेज के अंदर वो बना होता है। यहाँ पर अगर क्लाइंट को कोई भी डेटा एक्सेस करना है या फिर कोई भी वेब पेज यहाँ पर लोड करना है तो क्लाइंट क्या करता है, सबसे पहले एक HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट करता है। ब्राउज़र क्लाइंट जो है ना, ब्राउज़र इसको समझ लेते हैं अभी के लिए। तो ब्राउज़र के अंदर एक HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट होती है एंड वो रिक्वेस्ट सेंड की जाती है सर्वर के ऊपर, एंड देन सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स उस रिक्वेस्ट को भेजता है। अगर इस रिक्वेस्ट के अंदर हमने वेब पेज मांगा है तो सर्वर वेब पेज भेजता है। अगर इस रिक्वेस्ट के अंदर हमने कोई डेटा मांगा है तो सर्वर यहाँ पर डेटा रिस्पॉन्स के अंदर सेंड करता है। HTTP को ना यहाँ पे एक तरह से आप लैंग्वेज समझ सकते हो। आप किसी कंट्री के अंदर जाते हो तो आपको ऐसी एक लैंग्वेज आनी चाहिए जहाँ पर दोनों कंट्री के लोग जो है उस कॉमन लैंग्वेज को समझते हो। फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज है, आप कहीं और किसी कंट्री के अंदर जाते हो तो आपकी लैंग्वेज अलग है, वो जो उस कंट्री का बंदा है, बंदी है, जो भी है, उनकी लैंग्वेज अलग है। तो आपके पास एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जो दोनों समझते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो क्लाइंट और सर्वर है, ये इनके लिए HTTP एक तरह से लैंग्वेज का काम करती है। क्लाइंट समझता है कि कैसे डेटा मांगना है, सर्वर समझता है कि कैसे डेटा सेंड करना है। तो ये हो पाता है क्योंकि HTTP के अपने अपने रूल्स है जो कि ये दोनों फॉलो करते हैं। ये HTTP 1.1 का RFC डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि HTTP मतलब और कुछ नहीं है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। ये एक लैंग्वेज की तरह काम करता है और लैंग्वेज के अंदर अलग अलग रूल्स होते हैं। तो अगर दोनों पार्टीज़ अगर रूल्स को फॉलो करती है तभी वो कम्युनिकेट कर पाती है। तो ये प्रोटोकॉल जो है ना वही होता है। प्रोटोकॉल के अंदर अपने रूल्स होते हैं, तो क्लाइंट और सर्वर जो है इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं और उसकी वजह से ये जो कम्युनिकेशन है ये पॉसिबल हो पाता है। अगर आप चाहो तो इस डॉक्यूमेंट को आप पढ़ सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, कैसे HTTP काम करता है, पूरा डीप डाइव इसके अंदर आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देखना, द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP इज़ एन एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल। अगर आपने कॉलेज के अंदर पढ़ा है कंप्यूटर नेटवर्किंग तो उसके अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं नेटवर्क की, तो उसके अंदर HTTP जो है ये एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल है। और एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल जो होता है ये बहुत ही हाई लेवल प्रोटोकॉल होता है। अब देख सकते हो कि इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड कोलैबोरेटिव और हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है। इट इज़ अ जेनेरिक एंड स्टेटलेस। देखिए, स्टेटलेस जो है ना, ये वर्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल जो है ना वो एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। क्या मतलब है इसका, अभी हम इसको समझेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम फिर से चलते हैं हमारी जो वेबसाइट यहाँ पर ओपन थी और इसके अंदर प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि उसको स्टेटलेस बोला जाता है और क्या क्या इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये जो RFC डॉक्यूमेंट है इसको मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा अगर इसको पढ़ने की आप कोशिश करोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर सीख जाओगे, ठीक है। मे बी फ्यूचर के किसी वीडियो के अंदर हम इसको डिटेल में डीप डाइव करेंगे, बट अभी के लिए चलते हैं और ब्राउज़र के अंदर एकदम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये HTTP काम कैसे करता है। एक काम करते हैं, राइट क्लिक करेंगे एंड इंस्पेक्ट के ऊपर
क्लिक करेंगे सो यहाँ पर ये डेव टूल जो है ये हमने ओपन किया है ब्राउज़र के अंदर। यहाँ पर हमें जाना है नेटवर्क टैब के अंदर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं एंड यहाँ पर जैसे हम रिफ़्रेश करते हैं पेज को तो अब यहाँ पर देखोगे ये रिक्वेस्ट HTTPS यहाँ पर है एंड example.com यहाँ पर ये दिखा रहा है एंड मेथड जो है गेट, अभी मेथड क्या है, स्टेटस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले ना अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर हमें 3 सेक्शंस दिखेंगे। सबसे पहले ये जो जनरल सेक्शन है इसके अंदर सबसे पहली चीज़ आप देखोगे रिक्वेस्ट URL। तो देखिए रिक्वेस्ट URL ये है, इसका मतलब जो वेब पेज हम फेच करने वाले हैं वो इस URL के ऊपर से करने वाले हैं। उसके बाद क्या है रिक्वेस्ट मेथड। रिक्वेस्ट मेथड के अंदर यहाँ पे गेट लिखा हुआ है तो ये मेथड होती है। मेथड क्या होती है देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये URL तो आपको दिखेगा इस तरह से, लेकिन हमें सर्वर को एक्चुअली बोलना होता है कि हमें क्या चीज़ करनी है, क्या हमें डेटा गेट करना है या डेटा हमें पोस्ट करना है या डेटा को हमें अपडेट करना या फिर डिलीट करना है, ये हमें बताना होता है। और उसके लिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है HTTP के अंदर जो कि है मेथड्स। ये जो मेथड्स है इनकी वजह से सर्वर जो है ये समझ पाता है कि क्या करना है डेटा के साथ में, क्योंकि ये जो मेथड गेट है या पोस्ट है अपडेट है ये सारी चीज़ें उस RFC का पार्ट है, उस रूल का पार्ट है जो हमने डिस्कस किया था। तो ये अलग अलग टाइप की मेथड्स आती है। तो उसके अंदर गेट मेथड है, अगर आपको डेटा फेच करना है तो हम गेट मेथड का यूज़ करते हैं। अगर आपको डेटा सर्वर के ऊपर क्रिएट करना है कोई रिसोर्स, राइट, कोई रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो उसके लिए आप पोस्ट नाम की मेथड यूज़ करते हो। अगर आपको डेटा को अपडेट करना है तो उसके लिए आप पुट या फिर पैच मेथड जो है वो यूज़ करते हो। एंड अगर आपको कोई रिसोर्स को डिलीट करना है तो उसके लिए आप डिलीट मेथड का यूज़ करते हो। तो ये 4 मेन मेथड्स है। इसके अलावा और भी मेथड्स होती है, ऑप्शंस मेथड आती है और भी मेथड्स है। बट यहाँ पर अभी के लिए हमारा जो डेटा कम्युनिकेशन जो हम करते हैं उसके अंदर ये 4 इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं। अभी ये तो हुई कि कौन सी मेथड है, कौन सा URL है, बट इसके अलावा ना 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको हम बोलते हैं हेडर्स। अब ये हेडर्स यहाँ पर आप देखोगे, एक होता है रिक्वेस्ट हेडर्स और दूसरा होता है रिस्पॉन्स हेडर्स। तो जैसे कि इसके नाम के अंदर है रिक्वेस्ट हेडर्स, मतलब जब भी क्लाइंट से हम रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर के ऊपर तो कुछ एक्स्ट्रा मेटा डेटा जो है वो हम सेंड कर सकते हैं। देखिए जब भी आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना, खास करके जो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है, ये गेट रिक्वेस्ट है इसकी बात नहीं हो रही है, पोस्ट रिक्वेस्ट जिसके अंदर हम पेलोड भी सेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई रिकॉर्ड को क्रिएट करना है तो रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए हम सेंड करते हैं रिकॉर्ड, क्या क्या कौन से फील्ड्स हमें क्रिएट करने हैं, तो वो जो सेंड करते हैं ना वो हम रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर सेंड करते हैं एज अ पेलोड। बट इसके अलावा हम एक्स्ट्रा मेटा डेटा जो है वो सेंड कर सकते हैं और वो सेंड करते हैं हम हेडर्स के अंदर। तो रिक्वेस्ट हेडर्स जो होता है, जो रिक्वेस्ट के साथ में क्लाइंट से सर्वर पे जाता है, एंड जो रिस्पॉन्स हेडर्स हैं वो सर्वर से क्लाइंट पे आते हैं। ओके, सो इसके अंदर देखते हैं, रिक्वेस्ट हेडर्स को ओपन करते हैं। आप देख सकते हो कि इसके अंदर कुछ हेडर्स आपको दिखेंगे, जैसे कि अथॉरिटी हेडर है, example.com जो डोमेन है आपका ये बता रहा है, मेथड कौन सी है, गेट है, पाथ क्या है, स्कीम HTTPS है, इसके बारे में अभी आप देखेंगे। लेकिन इसके अलावा ना कुछ इंपॉर्टेंट हेडर्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ये एक हेडर होता है एक्सेप्ट हेडर। ये एक्चुअली ये बताता है सर्वर को कि किस टाइप का डेटा मैं एक्सेस कर सकता हूँ, एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ये बोल रहा है कि टेक्स्ट HTML, मतलब HTML का वेब पेज जो है मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ इस रिक्वेस्ट के लिए। एप्लीकेशन XHTML XML इस टाइप का भी ये कर सकता है, एप्लीकेशन XML इस टाइप का भी कर सकता है। तो इस तरह से आप मल्टीपल टाइप का जो फॉर्मेट है वो मेंशन कर सकते हो कि इतनी सारी चीज़ें सेंड करो, मैं ये कर सकता हूँ, एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ये एक्सप्लिसिटली हम मेंशन करते हैं। जब भी हम APIs क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमें JSON डेटा चाहिए होता है, तो उस केस में हम ये जो है ना एक्सेप्ट वहाँ पे application/JSON ऐसे लिखते हैं ताकि सर्वर हमें JSON डेटा सेंड करे। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट एनकोडिंग वगैरह gzip करना है, डिफ्लेट करना है, हम कॉम्प्रेक्स करके जो है डेटा भेजते हैं, तो वो यहाँ पर है। एक्सेप्ट लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है। कैशे कंट्रोल क्या है, क्योंकि ये जो पेजेस होते हैं इनको कैशे भी किया जाता है ब्राउज़र के अंदर, तो इनके थ्रू एक तरह से हम एक्स्ट्रा मेटा डेटा जो है वो सर्वर को सेंड करते हैं।
इसके अलावा ना ये इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनना चाहिए। अगर हेडर्स जो होते हैं ना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत ही पावरफुल जो चीज़ें हैं वो करते हैं। तो मे बी फ्यूचर में हम क्या करेंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट हेडर्स है उनके ऊपर एक डीप डाइव करेंगे प्रॉपर तरीके से। बट अभी के लिए आपको बस इतना समझना है कि रिक्वेस्ट के ऊपर एक्स्ट्रा मेटा डेटा अगर सेंड करना है वो हम सेंड करते हैं हमारे हेडर्स के थ्रू। एंड ये हमने जो देखे हैं ये रिक्वेस्ट हेडर हैं। अभी मैं आपको ना रिस्पॉन्स हेडर जो सर्वर ने हमें भेजे हैं उसको देखते हैं। तो हाँ, बाय द वे इसके अंदर और एक चीज़ रहेगी, जब भी हम ऑथेंटिकेशन करते हैं ना, इसके अंदर ऑथेंटिकेशन नहीं है, लेकिन जब भी करते हैं तो जो जेसन टोकन जो हम सेंड करते हैं या फिर कुकीज़ आप सेंड करते हो, कुकीज़ के अंदर आपका जो जेसन वेब टोकन होगा, JWT जिसको बोलते हैं, तो वो भी हम हेडर के थ्रू भेजते हैं। कुकीज़ जो होती है वो आपकी हेडर के थ्रू जाती है। ओके, सो रिस्पॉन्स हेडर, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर एक्सेप्ट रेंजेस दिया हुआ है बाइट्स, क्योंकि ये जो डेटा हम यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं ये एक्चुअली बाइट में डेटा रिसीव कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको H3 दिखेगा। अब ये H3 क्या है, ये है HTTP वर्जन 3 जो कि क्विक प्रोटोकॉल यूज़ करता है, वो HTTP का वर्जन यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अब HTTP के अलग अलग वर्जन है, HTTP 1.1 है, HTTP 2 है, HTTP 3 है, और इसके ऊपर मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इनका जो प्रोग्रेशन है ना, ये जो चेंजेस हुए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हर एक वर्जन के अंदर कुछ नए जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया गया है। तो ये H3 जो है ये अभी रिकॉर्डिंग के टाइम का लेटेस्ट वर्जन है, और इसके अंदर हम क्विक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं जो कि बिहाइंड द सीन UDP को यूज़ करता है। जो HTTP 1.1 एंड HTTP 2 जो है ये आपका TCP बेस्ड प्रोटोकॉल है, ये UDP बेस्ड है। ओके, सो इसके बारे में बाद में हम डिटेल में करेंगे। ओके, और देखते हैं क्या क्या है। देखिए, कैशे कंट्रोल, इसके अंदर लिखा हुआ है कि मैक्स एज 86000 है। तो ये बेसिकली कैशे ये पेज करना है नहीं करना है, कितना करना है, मैक्स एज कितना होना चाहिए, ये सर्वर क्लाइंट को बताता है, ब्राउज़र को बताता है। तो ब्राउज़र उसके हिसाब से जो कैशे है इस पेज को कर सकता है। कंटेंट एनकोडिंग वगैरह gzip किया हुआ है, कॉम्प्रेक्स करके जो डेटा है वो सेंड किया जाता है ताकि नेटवर्क के ऊपर फास्ट तरीके से और कम साइज़ में ट्रांसफ़र हो। कंटेंट लेंथ यहाँ पर दी है कि कितना ये बाइट्स है, आई बिलीव कि ये बाइट नंबर होता है, कितना बाइट डेटा जो है बाइट्स वो आया है यहाँ पर। कंटेंट टाइप यहाँ पर है टेक्स्ट HTML। याद है हमने हमारे रिक्वेस्ट हेडर के अंदर बोला था कि हम जो text/HTML है इस टाइप का डेटा जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सर्वर अभी बोल रहा है ये लो, आपको ये जो डेटा मैं सेंड कर रहा हूँ ना इसका कंटेंट टाइप ये है। ओके, अगर आप APIs बनाते हो तो यहाँ पे application/JSON आपको दिखेगा क्योंकि JSON डेटा रिसीव होता है। इसी के साथ में ई टैग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये ई टैग के ऊपर ना एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल हेडर है। अभी के लिए आपको इतना समझना है, ये जस्ट आप यूज़ होता है आपकी बैंडविड्थ जो होती है ना, उसको ये सेव कर सकता है ई टैग वाला जो है। ठीक है, इसके बारे में बाद में बनाएंगे हम। बट ये देखिए क्विक वर्जन, क्विक प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है तो ये उसका वर्जन यहाँ पर दे रहा है। एंड वेरी नाम का एक हेडर है जो कि एक्सेप्ट एनकोडिंग ये कर रहा है। ओके, सो अभी तक हमने क्या समझा है? अभी तक हमने समझा है कि जैसे ही हमें कोई वेब पेज या फिर डेटा लोड करना होता है तो ब्राउज़र क्या करता है, एक HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट करता है। HTTP रिक्वेस्ट के अंदर URL होता है एंड मेथड यूज़ होती है कि क्या करना है हमें, गेट, पोस्ट, पैच, पुट, डिलीट, कौन सा यूज़ करना है वो होता है। एंड रिक्वेस्ट के साथ में कुछ हेडर्स जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मेटा डेटा जाता है जिनको हम रिक्वेस्ट हेडर्स बोलते हैं। एंड जब भी सर्वर रिस्पॉन्स करता है तो रिस्पॉन्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा मेटा डेटा सर्वर भी हमें सेंड करता है। कुकीज़ सेट करनी है तो वो भी रिस्पॉन्स हेडर के अंदर आता है। सेट कुकी नाम का एक हेडर आपको मिलेगा, इसके अंदर नहीं है बट सेट कुकी नाम का एक हेडर आता है। एंड इसी के साथ में और भी ये इन्फॉर्मेशन कि कौन सा HTTP का वर्जन यूज़ हो रहा है, क्या है, साइज़ कितनी है, ये सारी चीज़ें सर्वर हमें एज अ मतलब एक्स्ट्रा मेटा डेटा हमें सेंड करता है। तो इसके अंदर ना और एक कॉन्सेप्ट है वो समझना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे स्टेटस कोड एक दिया हुआ है जो कि 200 OK यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभी क्या होता है ना, मैं एक काम करता हूँ, आपको ना यहाँ पे HTTP MDN अगर सर्च करोगे ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। सो MDN के ऊपर आप देख सकते हो HTTP का आर्टिकल यहाँ पर आपको मिलेगा, ये भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो। एंड इसके अंदर ना अब थोड़ा सा अगर नीचे चलते हैं तो आपको ये जो सारे हेडर्स हमने देखे थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी, कुकीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हमें सर्च करना है स्टेटस
रिस्पॉन्स स्टेटस कोड्स, यहाँ पे देखें ये HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस कोड्स, और यहाँ पर आप देखोगे ये जो 200 आपने देखा था या फिर कभी 500 देखते हो ना, इनका भी अलग अलग मतलब होता है। तो देखिए ये 100 से 199 तक की जो रेंज होती है स्टेटस कोड की, ये इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्सेस होते हैं। अगर कुछ आपको सर्वर से कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है तो आप इसमें से जो है एक स्टेटस कोड जो है यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 101 एक स्टेटस कोड होता है, इसको अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 101 के बारे में है स्विचिंग प्रोटोकॉल्स। ये जब भी आप वेब सॉकेट्स यूज़ करते हो तो पहले HTTP की रिक्वेस्ट जाती है एंड देन ये 101 सर्वर जो है स्टेटस कोड हमें सेंड करता है स्विचिंग प्रोटोकॉल की, WSS मतलब वेब सॉकेट जो प्रोटोकॉल है उसके ऊपर ये अपग्रेड कर रहा है। तो ये है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो इम्पोर्टेंट नंबर्स है यहाँ पर दिए हुए हैं। उसके बाद एक होता है सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेस, उसको अगर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले रेंज देखना है इसकी 200 टू 299। हमने यहाँ पे जो देखा हुआ ये है 200, इसका मतलब ये जो प्रोटोकॉल है ये सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेस के अंदर आता है। क्या आता है इसके अंदर देखते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो 200 ओके, इसका मतलब क्या होता है, द रिक्वेस्ट सक्सीडेड, द रिजल्ट एंड मीनिंग ऑफ सक्सेस डिपेंड्स ऑन HTTP मेथड्स। गेट रिक्वेस्ट के अंदर अब देखना यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट अगर है तो द रिसोर्स हैज़ बीन फेच्ड, क्योंकि हमें पता है गेट हम यूज़ करते हैं रिसोर्स को फेच करने के लिए, डेटा को फेच करने के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे हेड नाम की जो है ये एक मेथड होती है, रिप्रेजेंटेशनल हेडर आर इंक्लूडेड। ये इसका मतलब होता है पुट या फिर पोस्ट अगर करते हो तो इसका मतलब होता है द रिसोर्सेज डिस्क्राइबिंग द रिजल्ट ऑफ द एक्शन इज ट्रांसमिटेड इन द मैसेज बॉडी। इसका मतलब जो भी हमें करना था वो हमने सर्वर के ऊपर कर दिया है, जो भी डेटा हमें ट्रांसमिट करना था पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए वो किया हुआ है। ठीक है, इसी के साथ में ना और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटस कोड आपको यहाँ पर दिखेगा 201 क्रिएटेड, इसको बोलते हैं। तो जब भी आप पोस्ट रिक्वेस्ट करते हो और कोई रिकॉर्ड क्रिएट, पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर हम रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं या फिर कोई भी पेलोड आपको सेंड करना होता है सर्वर के ऊपर, तो कोई रिसोर्स जब भी क्रिएट हो जाता है ना तो हम क्या करते हैं 200 जो है सर्वर से हम सेंड नहीं करते, हम 201 सेंड करते हैं। इससे ये ब्राउज़र को बताता है कि हाँ रिसोर्स जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सो इस तरह से और भी आपको हेडर्स दिखेंगे। 204 है नो कंटेंट, अगर सर्वर से कोई रिस्पॉन्स के अंदर कंटेंट नहीं आ रहा है तो 204 जो है वो हम सेंड कर सकते हैं सर्वर से। इस तरह से ये पूरी रेंज है। ठीक है, उसके बाद रीडायरेक्शनल मैसेजेस है, कभी कभी हमें यूज़र को रीडायरेक्ट करना होता है तो उसके लिए 300 टू 399 के बीच का जो रेंज है वो यूज़ किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि हर एक नंबर इसके अंदर यूज़ हो रहा है, बस यहाँ पे ये जो रेंज है इसको रिज़र्व किया हुआ है। ठीक है, सो उसके बाद क्लाइंट एरर रिस्पॉन्सेस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कभी भी अगर क्लाइंट मतलब वैलिडेशन अगर फेल होता है, क्लाइंट ने अगर सही से डेटा नहीं भेजा तो हम 400 रिटर्न करते हैं बैड रिक्वेस्ट जिसको बोलते हैं। अगर JWT टोकन नहीं है, यूज़र अनऑथेंटिकेटेड है तो 401 हम सेंड करते हैं। उसके बाद 403 होता है फॉरबिडन, अगर यूज़र रोल सही नहीं है और वो लेट्स से कि यूज़र एडमिन नहीं है लेकिन एडमिन वाला डेटा अगर फेच करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे हम 403 फॉरबिडन जो है ये स्टेटस कोड हम सेंड करते हैं। 404 नॉट फाउंड, ये हम सभी को पता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है ना ये 400 के रेंज वाले जो है ये क्लाइंट का प्रॉब्लम है, मतलब सर्वर के साइड सब कुछ ठीक है, क्लाइंट तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसलिए ये 400 रेंज वाली जो है ये हम यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर देखना क्लाइंट एरर रिस्पॉन्सेस इसको इसलिए बोलते हैं। उसके बाद है सर्वर रिस्पॉन्सेस, ये अब उल्टा है। अगर सर्वर से कोई दिक्कत है तो 500 से लेके 599 तक के रेंज में जो है रिस्पॉन्स हमें रिटर्न किया जाता है। तो आप देख सकते हो 500 इंटरनल सर्वर एरर, कुछ इंटरनल एरर आती है तो 500 रिटर्न करते हैं। और 502 बैड गेटवे, ये Nginx वगैरह रिवर्स प्रॉक्सी के साथ में जब भी आप काम करोगे तो तभी आपको ये इस टाइप की चीज़ें दिखेगी। ये भी उस टाइम पर दिखेगी। 503 अगर अपस्ट्रीम सर्वर अगर डाउन है तो 503 रिटर्न किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग स्टेटस कोड सर्वर से जो है रिटर्न किया जाता है। अब ये स्टेटस कोड कौन सा करना है, क्यों ऐसा करना है 200 201, ये इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से है, ये एक्चुअली आती है इस डॉक्यूमेंटेशन से। यहाँ पर ये रूल्स जो है ये प्रोटोकॉल बना हुआ है, बस क्लाइंट और सर्वर इसको फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, सो
ये हो गया स्टेटस कोड। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि URL होता है, मेथड होती है, स्टेटस कोड्स होते हैं, अलग अलग रेंज में स्टेटस कोड होते हैं। हमने देखा कि रिक्वेस्ट हेडर्स होते हैं अलग अलग जो क्लाइंट से सर्वर पे भेजते हैं, एंड रिस्पॉन्स हेडर जो सर्वर से क्लाइंट पे आते हैं एज मेटा डेटा। ओके, अब इसमें और एक लास्ट चीज़ मैं कवर करना चाहता हूँ आज के इस वीडियो के अंदर, जो कि है ये यहाँ पे जो आपने HTTPS जो देखा है ना, वो क्या है। तो देखिए HTTP जो होता है और HTTPS जो है वो एक सेम प्रोटोकॉल है, सिमिलर चीज़ें ये यूज़ करता है। बस इसके अंदर एक फ़र्क ये है कि HTTPS जो है ना ये सिक्योर होता है। क्यों? क्योंकि ये बिहाइंड द सीन जो है एनक्रिप्शन यूज़ करता है। देखिए जब भी आप क्लाइंट से कुछ डेटा सेंड करते हो सर्वर के ऊपर, तो अगर नॉर्मल HTTP जस्ट HTTP प्रोटोकॉल विदाउट S अगर यूज़ करते हो तो सारा डेटा प्लेन टेक्स्ट के अंदर आपका चला जाता है। इसका मतलब आपके नेटवर्क के ऊपर कोई भी डेटा आपका स्निप कर सकता है और देख सकता है कि आप क्या सेंड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लॉग इन कर रहे हो तो आपका यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो भी प्लेन टेक्स्ट में चला जाएगा। अगर मैन इन द मिडल जो अटैक होता है वो हुआ तो वो उसको पता चल जाएगा आप क्या सेंड कर रहे हो सर्वर के ऊपर। तो इसलिए हम HTTPS जो है ये प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, बिहाइंड द सीन TLS नाम का और एक प्रोटोकॉल है वो यूज़ होता है, जहाँ पर ये पूरा जो डेटा है ना वो एनक्रिप्ट किया जाता है आपके क्लाइंट के ऊपर, एंड देन सर्वर के ऊपर जाके उसको डिक्रिप्ट किया जाता है। उसके लिए हम SSL सर्टिफिकेट्स यूज़ करते हैं, या फिर TLS सर्टिफिकेट्स के बारे में आपने सुना होगा। इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनेगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अभी के लिए आपको इतना समझना है, HTTPS जो है वो रिकमेंडेड होता है आपके प्रोडक्शन साइट के लिए, वो आपको करना ही करना है। एंड और एक इसके अंदर ये है कि जो नॉर्मल HTTP होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 को यूज़ करता है रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, एंड जो HTTPS होता है वो पोर्ट 443 को यूज़ करता है। ओके, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर और डीप डाइव किया जाए तो मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना इसके बारे में। अब यहाँ पर ना और एक चीज़ होती है, जैसे आप रिक्वेस्ट करते हो ना, तो रिक्वेस्ट आप इस डोमेन के ऊपर कर रहे हो, लेकिन दो कंप्यूटर्स जो होते हैं, दो सिस्टम्स जो होते हैं, वो डोमेन की मदद से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर DNS रेजोल्यूशन की प्रोसेस होती है। उसको अगर आपको सीखना है तो आप ये वाला नेक्स्ट वीडियो देखना, वहाँ पे हमने सारी चीज़ें डिटेल में कवर की है। और इसी के साथ में हमारा जो बैकएंड फाउंडेशन वाला जो कोर्स है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें एकदम डीप डाइव हमने की है कि बिहाइंड द सीन चीज़ें काम कैसे करती है। प्रोटोकॉल लेवल तक हमने जाके उसके अंदर एक्सप्लेनेशन देखा हुआ है और प्रैक्टिकल भी किया हुआ है। हैप्पी कोडिंग।